हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं बेटा आप? ठीक हूँ सर। बच्ची, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था और एमसीक्यू के मैंने आपको तकरीबन सिंगल एंट्री सिस्टम के 50 एमसीक्यूज आपको सेंड करवाए थे, तो वो आपको मिल चुका है? यस सर। ठीक है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या आपने पढ़ा हो तो पूछ लीजिए, और फ्राइडे को उसी में से आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी सर। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ रहे थे। कुछ आपने अगर पढ़ा है, कहीं पे चीज़ें आपको क्लियर हुई नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना तो हम रेक्टिफिकेशन की और प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बेटा, इसमें बहुत कुछ नया नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करते करते इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। स्टार्ट करें? जी बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी बुक में भी हो सकता है। जी चेतना, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन में? आपको पढ़िए, एक बार पढ़ के आप मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए जी, मैं अब आपको इसको समझाता हूँ। देखिए बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। ठीक है बेटा? यस यस हम्म तो बच्चे, हमें रेक्टिफाइंग सर एंट्री आपने अभी तक क्या क्या बता दिया? कुछ नहीं बेटा, बस ये सामने आपके सामने क्वेश्चन आपको दिया है, उसको आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। मैंने बस ये बोला कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है हमें प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ओके सर। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको एक एमसीक्यूज के 50 एमसीक्यूज के जो हैं वो आपको भिजवाए होंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के, उसमें से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे।
ओके जी, तो ये है रेक्टिफिकेशन में पहला, ये हम लोगों ने कर लिया। देखिए हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे और उसका सीखते जाएंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले रखता हूँ, यहाँ पे जो पहली चीज है वो है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम। हमने सामान बेचा है, किसको बेचा है भाई? राम को। कितने का? 2500 का। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। हमने सेल किया है राम को और गलती से कहाँ लिख दिया बेटा? हमने परचेजेस बुक में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, हमने सेल किया और उसे गलती से हमने परचेजेस बुक में लिख दिया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हम आते हैं इस पे जरा क्वेश्चन के सामने कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे सर। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने लिखूंगा कि भाई जो हमने सेल किया है, जो हमने सेल किया है बेटा, वो सेल कितने का किया है वो आपको देखना है। सेल हमने क्या किया है? सेल किया है राम को 2500 का। सेल हमने किसको किया है? राम को। तो देखिए गुड्स हमने सोल्ड किया बेटा, गुड्स सोल्ड टू राम, ₹2500। अब इसमें बोला गया कि जो आपने 2500 का सेल किया है उसे आपने रॉन्गली पास थ्रू दी, wrongly passed through the purchases book। आपने उसे परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि बेटा जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप उसकी सॉल्यूशन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो आपको राइट एंट्री करनी होगी उसके लिए, एक है बच्चा आपको वहीं पे इसके लिए रॉन्ग एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और एक जो है वो आपके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी। हम रेक्टिफाई करेंगे बेटा, ये 3 एंट्रीज करनी होती है। तो हम राइट एंट्री की बात करें, अगर हमने सेल किया है राम को तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था बेटा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसकी वैल्यू लिखनी चाहिए थी 2500। हाँ, लेकिन हमने क्या करा, इसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। तो रॉन्ग एंट्री की अगर हम बात करें तो हमने रिकॉर्ड कर दिया बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, और ये वैल्यू लिख दी हमने 2500 की। ठीक है जी, रेक्टिफाइंग को मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। आइए जी, अब हम कर रहे हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। तो चेतना, क्या आप मुझे हेल्प करेंगी, बताएंगी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे स्टार्ट करें बेटा? रेक्टिफाइंग या रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज जो है वो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था बेटा जब भी आप रेक्टिफाई करें डेबिट को डेबिट से कंपेयर करिए। यहाँ पे डेबिट में राम है जो कि करेक्ट है, यहाँ पे डेबिट में परचेजेस है, परचेजेस गलत है। यहाँ पे परचेज हमने जो एंट्री अपने बुक्स में कर रखी है ये रॉन्ग एंट्री पास कर रखी है, ये बिल्कुल गलत है। हमें बेटा इस एंट्रीज को यहाँ से हटाना है। ये डेबिट जो हमने परचेज कर दिया है ना, ये गलत किया है, हमें यहाँ से हटा देना है इसे। ये क्रेडिट कर दूंगा सर। वेरी गुड बच्ची, आपने बोला इसे क्रेडिट कर दीजिए सर। ये लीजिए बच्ची, आपने बोला परचेजेस को क्रेडिट कीजिए, तो आपके कहने पे मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब परचेजेस को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये रॉन्ग था, तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्या लाना चाहिए था जिसकी वजह से ये सही हो जाता? राम सर। राम, वेरी गुड। तो हम ना बेटा यहाँ पे राम की वैल्यू को रिकॉर्ड कर देंगे, जो कि मुझे कितनी लानी थी। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, आप क्रेडिट से मैच मत कीजिएगा प्लीज, डेबिट को डेबिट से मिलाइए। तो आपने 2500 लिखना था। क्लियर है? यस अब आइए, जब हमने ये काम कर लिया तो अब हमारा काम है बेटा क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करना। तो क्रेडिट में देखिए 2500 है और यहाँ भी 2500 है, लेकिन नेम जो है राम है जबकि है ये सेल्स, तो करेक्ट ये वाला है। तो मुझे ये राम यहाँ से हटा देना है। ठीक है, और इस राम की जगह मुझे क्या चाहिए बेटा? सेल्स चाहिए। तो राम अगर क्रेडिट में, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। राम को डेबिट करना है तो चलिए जी, राम को हम डेबिट में करते हैं 2500, और राम की जगह पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए बेटा? सेल्स। मुझे चाहिए सेल्स अकाउंट, और वो कितना चाहिए? 2500। तो इसको अगर आप देखिए तो दो बार हमने राम लिख दिया यहाँ पे। एक बार
ये 2 बार राम हो गया, तो इसको सही करने का तरीका ये है कि आप इसको एक ही बार लिखेंगे। तो मैं इसको एक ही बार में सही करूं तो राम डेबिट 25 और 25 बोले तो 5000, और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, 2 परचेजेस, और इसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा बेटा, 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये आ गया जी 2500, और ये कितना आ गया बेटा, ये भी 2500। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि सेकंड क्वेश्चन क्या है सर। आइए जी, मैं बोलता हूं और आप प्लीज उसको नोट करेंगे और मैं साथ साथ में भी लिखूंगा जी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। क्रेडिट purchases of goods from Shyam rupees 1000 has been rupees 1000 has been wrongly rupees 1000 has been wrongly passed through सेल्स बुक। बेटा हमने सेल्स बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, फिर से आएंगे बच्चे, वही हमें ना राइट एंट्री करनी है। पहले हम इसकी एक राइट एंट्री करेंगे, उसके बाद बेटा हम आएंगे एक इसके लिए रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, और फिर जाके हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। तो बच्चे आइए राइट एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट अपने परचेज किया है श्याम से, तो हम एंट्री करेंगे बेटा, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। कहीं पे मैं अगर गलती कर दूं या आपको बात समझ में नहीं आए तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। और अगर मैं रॉन्ग एंट्री की बात करूं, रॉन्ग एंट्री को अगर मैं डिस्कस करूं तो वहां पे ये उन्होंने पास कर दिया सेल्स बुक से, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड करा सेल्स समझ के। तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किया होगा भाई श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये। अब हमें इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब डेबिट का सही वाला वैल्यू है उसको रॉन्ग वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। आपको रॉन्ग में श्याम दिख रहा है, जबकि यहाँ पे श्याम नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो होना चाहिए था बेटा परचेजेस। यहाँ क्या होना चाहिए था बेटा, परचेजेस। तो हमें इस श्याम को हटा के परचेजेस लिखना है। अकाउंटिंग में हटाने का तरीका ये है कि जब आप कभी डेबिट कोई सी चीज को कर रखे हैं और उसको हटाना हो तो बच्चे उसको आपको करना पड़ता है क्रेडिट। तो आपने श्याम को रॉन्ग एंट्री से हटाने की कोशिश करी तो उसे आपने कर दिया बच्चे क्रेडिट। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पे चाहिए परचेजेस, तो आपने इसकी जगह पे आप लेकर आए बेटा, क्या लेकर आए, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट आप लेके आए 1000। तो आपका डेबिट जो था वो रेक्टिफाई हो गया, सिर्फ डेबिट अभी रेक्टिफाई हुआ है, आपका क्रेडिट रेक्टिफाई नहीं हुआ है। क्रेडिट में देखिए बेटा आपका है सेल्स, जो कि ये गलत है, यहाँ पे सेल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था श्याम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेल्स को यहाँ से हटा देना है, क्रेडिट वाले को। सेल्स को हटाने के लिए आपको डेबिट में सेल्स को लिखना पड़ेगा बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, और इसे हटाकर आप यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स को हटाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना श्याम, तो आप यहाँ श्याम लिखेंगे, और श्याम तो जबकि आपने ऑलरेडी क्रेडिट में लिख रखा है, तो आप चाहें तो इसी में अपनी वैल्यू को यहीं पे ऐड कर दीजिए। मैंने ऐड कर दिया, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। बताइए बेटा, समझ में आ गई बात आपको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे?
नोट करा आपने साथ साथ में? यस सर, लिख लिया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको लिखवाता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। आपने मोहन को 1100 रुपए का सामान वापस कर दिया, ठीक है। आपने वापस कर दिया तो आपको पता है जब आप सामान वापस करते हैं तो बेटा ये परचेज रिटर्न है। सॉरी बेटा, ये परचेज रिटर्न है, लेकिन आपने कहाँ लिखा? तो आपने लिखा, इसको रिकॉर्ड किया, पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। बच्चे आपने इसे सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, आपको लिखना चाहिए था परचेज रिटर्न में। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। मोहन को आपने वापस किया तो ये परचेज रिटर्न है आपका, तो आपको परचेज रिटर्न बुक में लिखना था, आपने सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, ये एरर है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब आइए हम इसको राइट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे पहले बेटा। राइट एंट्री की अगर बात करें तो रिटर्न गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने रिटर्न किया, जिसको हम परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो एंट्री की अगर बात करें तो मुझे लिखना चाहिए था मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, जिसकी वैल्यू है बेटा 1100। ये राइट एंट्री थी। अगर मैं रॉन्ग एंट्री की बात करूं तो रॉन्ग में गलती से सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया, तो सेल्स रिटर्न बुक में अगर रिकॉर्ड होता तो सेल्स रिटर्न बेटा आपका डेबिट होता है। तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, वो भी कितनी वैल्यू बेटा 1100। अब इसे हमें करना है बच्चे रेक्टिफाई, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाई के दौरान आपका ध्यान रखना है कि डेबिट को डेबिट से कंपेयर करना है बेटा और क्रेडिट को क्रेडिट से। तो आपने कंपेयर किया मोहन को, आपको दिखा ये मोहन तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री है वो हमारी सेल्स रिटर्न है। इसको यहाँ से हटाना है, पूरी वैल्यू को सेल्स रिटर्न हटा के यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा? मोहन चाहिए। तो सेल्स रिटर्न अगर डेबिट है, इसे यहाँ से हटा देना है आपने। तो बच्चे सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे जो कि वैल्यू है 1100, और उसे हटाने के बाद, क्योंकि डेबिट में था इसलिए इसको आपने क्रेडिट किया। अब डेबिट में आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं चाहिए था, आपको मोहन चाहिए, तो ये मोहन मैंने डेबिट कर दिया 1100 से। तो हमारा डेबिट का तो सही कर दिया हमने। अब इसी तरीके से बेटा हम आएंगे क्रेडिट पे। क्रेडिट में ये जो मोहन है वो एक्चुअली में सही नहीं है। क्रेडिट में जो मोहन है बेटा वो सही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मोहन यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर मैं क्रेडिट को कंपेयर करूं, ये क्रेडिट है, इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये मोहन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था परचेज रिटर्न, तो मोहन को हटाना पड़ेगा और परचेज रिटर्न लाना पड़ेगा। ठीक है, मोहन को हटाने के लिए बेटा डेबिट में ही लिखना है, तो ऑलरेडी 1100 लिख रखा है आपने। देखिए, अगर मोहन को ही हटाना है तो मोहन को आपको डेबिट करना पड़ेगा और उसके लिए 1100 लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने की जगह आपको ये काम करना है कि आप ऐसा ना करें, आप सीधा इसी मोहन की वैल्यू में आप इसे ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा बेटा 1100 बोले तो 2200। ठीक है, और ये मोहन की जगह पे आपको क्या चाहिए था? परचेज रिटर्न। तो बच्चे आपने लिखा परचेजेस रिटर्न,
मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए। बोलिए बेटा। क्लियर है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, अब आते हैं और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा अब हमारा? 4। 4। लिखिए गुड्स, गुड्स नहीं, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। 4th, return of goods worth rupees 1100, worth rupees 1100 by Ganesh, were entered in the ठीक है, were entered in the purchase return book. Purchases return book. ठीक है जी। तो गुड्स हमने रिटर्न किया 1100 का, गुड्स ऑफ बाय गणेश, अच्छा वही गणेश ने वापस किया हमें। तो ये आते हैं राइट एंट्री। पहले गणेश ने हमें वापस किया बेटा, इसका मतलब सेल्स रिटर्न है ये, और हमने गलती से जाके उसे परचेज रिटर्न में लिख दिया। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है। तो गुड्स रिटर्न किया है गणेश ने। तो सर अगर गणेश ने रिटर्न किया है तो हम क्या लिखना चाहिए हमें? बच्चे हमें लिखना चाहिए, गुड्स अगर रिटर्न आ जाए गणेश से तो हमें लिखना चाहिए था इसे सेल्स रिटर्न में, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए बेटा 1100 की। ये हमें लिखना था। और हम नालायक बच्चे हैं तो हमने क्या करा, रॉन्ग एंट्री पास कर दी। और रॉन्ग एंट्री ये कर दी कि हमने इसे परचेज रिटर्न समझ लिया। परचेज रिटर्न आपने अगर समझ लिया तो परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट होता है। तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्या लिखा होगा, आपने गणेश को तो डेबिट कर दिया और बेटा आपने परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न अकाउंट जिसकी वैल्यू भी 1100 ही है बेटा। अब आइए हम करते हैं रेक्टिफाई। रेक्टिफाइंग की अगर बात करें तो हमें फिर से वही काम करना है बेटा, डेबिट को डेबिट से मैच करना है और क्रेडिट को क्रेडिट से। तो अगर मैं डेबिट राइट वाला तो ये सेल्स रिटर्न है, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग है तो सर हमारा कानून ये कहता है कि इसको हटाइए, जो गलत है इसको हटा दीजिए सर, और इसकी जगह आप सही चीज लेके आइए, सेल्स रिटर्न को लिखिए। तो बेटा ऐसा कर नहीं सकते, डेबिट में लिखा हुआ है तो उसको हटाने के लिए मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट की चीज को हटाना हो तो हमने गणेश को हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया 1100, और गणेश की जगह पे सेल्स रिटर्न चाहिए, जो चाहिए कहां पे, डेबिट में चाहिए था। तो मैं डेबिट कर देता हूं यहाँ पे सेल्स रिटर्न को। सर ये आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि क्या चीज मुझे चाहिए? बेटा मैं राइट एंट्री को देखता हूँ, राइट एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट है तो मुझे सेल्स रिटर्न चाहिए डेबिट में, तो मैं सेल्स रिटर्न लिख रहा हूँ। मैं राइट एंट्री में देख रहा हूँ गणेश नहीं है डेबिट में तो मैं गणेश को हटा रहा हूँ। तो ये अब मेरा डेबिट क्लियर हो गया। जब मैं डेबिट को क्लियर कर लूंगा तो फिर मैं जाऊंगा क्रेडिट पे। क्रेडिट में देखूंगा कि राइट एंट्री में क्या है, गणेश है। तो यहाँ तो परचेज दिख रहा है तो मुझे यहाँ से परचेजेस को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल राइट एंट्री की तरफ चाहिए। तो मुझे परचेजेस को हटाना है जो कि क्रेडिट में है, तो मुझे परचेजेस को
खत्म करना है बेटा, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, और उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1100। हटा दिया सर, क्रेडिट में था उसे हटाया हमने, लेकिन क्रेडिट से हटाने की वजह ये थी क्योंकि मुझे राइट एंट्री में गणेश दिख रहा था, मुझे गणेश चाहिए क्रेडिट में, तो ऑलरेडी गणेश है लेकिन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इस बार हमने नहीं लिखा है, तो 1100 और इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल हो जाएगा 2200। तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा और बच्चे मैं यहाँ पे 2200 लिख दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने शायद मुझसे भी पहले कर लिया हो। क्लियर है? यस Yes, सर, sir. क्लियर। चलिए जी, फिफ्थ, अच्छा फोर्थ, ओके, हमने यहाँ तक कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे जरा और उसमें देखेंगे कि क्या और कुछ है। एक मिनट जी, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि गुड्स फॉर ₹1500 वर परचेज फ्रॉम द मॉडर्न ट्रेडर्स। आप रिकॉर्ड करिए। ये हमारे पास हो गया 4 कर लिया हमने आज। आइए जी, फिफ्थ, आप इसको लाइन टू लाइन लिखते जाए। यहाँ पे लिखिए फिफ्थ, और फिफ्थ में लिखिए गुड्स फॉर ₹5500, goods for ₹5500 were purchased from modern traders. Modern traders on credit, कॉपी में जरूर लिखिएगा बेटा क्वेश्चन को, ऑन क्रेडिट but no entry but no entry has been passed। भाई हमने गुड्स खरीदा है 5500 का मॉडर्न ट्रेडर से और इसको लिखा ही नहीं है। देखिए गलती तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने लिखा नहीं है, तो वो गलती नहीं है कि उसको सुधारने बैठना है। आपने किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए सर, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। क्लियर है भाई, आपने किसी चीज को नहीं लिखा तो उसको सही करने का क्या तरीका है। तो बेटा इसके सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई चीज परचेज करी थी मॉडर्न से और आपने उसे नहीं लिखा, उसको आपने कहीं भी कोई भी एंट्री पास आपने नहीं करी, तो इसका मतलब ये है कि आप एंट्री पास कर लीजिए। सर कैसे पास करेंगे, तो देखिए परचेज करते हैं तो बच्चे क्या एंट्री करेंगे, आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हमने खरीदा, किससे खरीदा साहब, तो हमने खरीदा मॉडर्न ट्रेडर से। मॉडर्न ट्रेडर्स, जिसकी वैल्यू है 5500। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, समझ में आई बात। Yes, sir. ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि बस इसमें रिकॉर्ड आपने नहीं किया। अगर हाँ कुछ गलत लिखा होता तो एक सरदर्दी बढ़ जाती है, आपने लिखा ही नहीं है तो भाई उसको लिख देंगे, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। 6 पॉइंट पे आएंगे बेटा अब।
परचेज रिटर्न purchases return of goods, purchases return of goods for rupees 5,000 were not recorded. Purchases return of goods for rupees 5,000 were not recorded. तो हमने परचेज रिटर्न किया है गुड्स 5,000 रुपए का, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसमें भी कुछ ज्यादा रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसको भी रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है बेटा, बताइए तो जरा। So purchase return debit. परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट नहीं होता बच्चे। क्रेडिट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ, क्योंकि जिससे हमने परचेज किया ना, इसमें ना उस पार्टी का नाम नहीं है, क्योंकि जब क्रेडिट परचेज होता है या कुछ भी हो तो नेम होना देना जरूरी है। अब यहाँ पे नेम नहीं है तो हम कैश परचेज माने या क्रेडिट माने, ये एक कंफ्यूजन है। ठीक है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा कि जब भी कोई नेम नहीं होता हम कैश मानते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सिचुएशन में जब भी अगर नेम नहीं हो तो आपको कभी भी कैश नहीं मानना है, आपको क्रेडिट मानना है। सर ऐसा क्यों? देखिए बेटा, ऐसा इसलिए कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी बिजनेस ने सामान को वापस किया या सामान खरीदा है, सेल किया है, परचेज किया है और पेमेंट कर रहा है, वो तो पेमेंट कर रहा है तो बेटा कैश का तो हिसाब गिन के ही दिया होगा ना, वो तो उसको रिकॉर्ड हुआ ही होगा। कैश में गलती नहीं करते हैं लोग। गलतियां कब होती है? जब क्रेडिट पे होता है और उसको कहीं नहीं लिखते। कैश वाला तो सामने में जब गल्ला नोट किया होगा समझ में आ जाएगा जी इतना पैसा आया है इतना गया है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट ही इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चे। आइए जी, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्रेडिटर्स को जो है उसका नाम लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। परचेज करते तो क्रेडिटर अकाउंट होता है ना, वही आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न अकाउंट जिसकी वैल्यू कितनी है, सिंपल से 5,000 है। तो ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया। आइए जी 7। Goods written by Sunil and Company. Goods written by Sunil and Company. Goods written by Sunil and Company. Included in this stock but no entry was passed, but no entry was passed। तो गुड्स रिटर्न किया सुनील कंपनी ने, सुनील कंपनी ने हमें वापस कर दिया। अब देखिए दुकान पे हम बैठे हुए, कोई आया बंदा, वो कहता है जी ये सामान नहीं चाहिए आप रख लीजिए, हमने उसको लेके रख लिया, अपनी दुकान में डाल दिया, हमारे स्टॉक में भी आ गया, लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, अकाउंटिंग तो अलग पार्ट है ना, उसको तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप चाहे स्टॉक को आप मिला के रख दीजिए या नहीं रखें आप, लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं करी तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि उसकी जर्नल एंट्री ही पास होगी। ये जो चीज है यहाँ पे जो लिखी गई है ये बात, ये बेटा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखी गई है बस।
तो आइए इसमें क्या करेंगे, गुड्स रिटन बाय सुनील है, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है बेटा। तो हम लिखेंगे बच्चे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी, और इसकी वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे, कोई भी XYZ हम मान लेते हैं 5000 था, तो हम यहाँ पे बेटा 5000 हम लिख रहे हैं। ठीक है जी। 7, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए 8 पे, पॉइंट नंबर 8 जी। पॉइंट नंबर 8 क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है बेटा कि जो गुड्स वो हमने बेचा है, ठीक है, तो आप ये लिखिए कि गुड्स सोल्ड, एक मिनट, ये है बच्चे एन इनवॉइस फॉर गुड्स इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू X, एक मिनट, sold to X was overcast by 1000। कह रहे कि जो बिल, जब हम ना सामान बेचा ना बेटा, तो जब सामान हम बेचते हैं किसी को ना, सोल्ड करते हैं, तो वहां पे ना हम एक बिल बनाते हैं, इनवॉइस, और इनवॉइस से ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। इनवॉइस के बिहाफ पे ही तो हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जो बिल होता है, अकाउंटेंट को तो बिल ही तो मिलता है, अकाउंटेंट दुकान में बैठा हुआ थोड़ी ना है। तो इनवॉइस में जो बिल था, उस बिल में 1000 रुपए ज्यादा लिख दिए गए, 1000 रुपए ज्यादा लिख दिए। अब अकाउंटेंट ने जो भी एंट्री करी होगी उसमें 1000 रुपए बढ़ा दिए होंगे। मैं आपको उसकी रॉन्ग एंट्री बताता हूं पहले तो, ठीक है, कि उसने रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी। आप ये समझो कि अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री क्या करी होगी बेटा, आप इतने पे ध्यान दो। उसने क्या करा होगा, जब सेल हुआ होगा एक्स को, तो उसने लिखा होगा एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये वैल्यू जो है 1000 रुपए ज्यादा लिख दिए होंगे। मान लेते हैं कि वो था 5000 का सेल है, ऐसा मानते हैं। उसमें उसने 1000 रुपए जो है ना बेटा 1000 ज्यादा लिख दिए होंगे, सेल्स में भी और एक्स के नाम से भी लिख दिए, क्योंकि उसको बिल ही ऐसा मिला। अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है। तो अगर आपने सेल करते वक्त जो रिकॉर्डिंग करी, उसमें आपने वैल्यू को ज्यादा लिख दिया, तो आप कैसे सुधारेंगे आप उसे? तो सेल्स को आप कम कर दीजिए, सेल्स में आपने ज्यादा लिखा होगा, तो आप सेल्स को कम लिख दीजिए। 1000 रुपए को कम करना है सेल्स को, तो सेल्स क्रेडिट है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा कम करने के लिए। इसी तरीके से एक्स को भी आपने बढ़ा रखा होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रखी है, तो डेबिट में इंक्रीज कर रखा है, तो एक्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चे। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट्स? Yes. स्पष्ट, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir, clear. क्लियर है, चलिए पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 लिखिए, एक मिनट बेटा। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस, रेंट ऑफ proprietors residence, rent of proprietors residence rupees 1000, rupees 1000
डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, कि जो रेंट प्रोप्राइटर की रेसिडेंस का था, ठीक है बेटा, उसको इन्होंने क्या किया, ये जो रेजिडेंस का अगर कोई रेंट है तो ये तो वर्ड बेटा ड्राइंग कहलाता है ना, ये तो ड्राइंग कहलाता है, लेकिन इन्होंने डेबिट किसके नाम से कर दिया, रेंट के नाम से, यानी नॉर्मल एक्सपेंस में लिख दिया इसने। तो मैं इसके रॉन्ग एंट्री को डिस्कस करूं आपसे। अगर मैं इसके राइट एंट्री की बात करूं तो राइट तो इसकी होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी राइट वाली। और अगर मैं रॉन्ग एंट्री की बात करूं बेटा, तो रॉन्ग में इन्होंने क्या करा, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इन्होंने लिख दिया बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने बच्चे ये लिख दिया है गलती से। अब मुझे करना है रेक्टिफाई। तो आप देखिए ना, ये जो रेंट इन्होंने लिखा, ये जो रेंट यहाँ पे लिख दिया है, ये ड्राइंग होना चाहिए था, ये करेक्ट है, ये रेंट इनका गलत है। तो मुझे रेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। रेंट डेबिट में हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा रेंट को। ये जब यहाँ से चला जाएगा तो इस रेंट की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा जाके बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000। ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए बच्चे, क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? नो No, सर। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा आज का जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, ये हम पढ़ रहे थे इसमें। एक मिनट बेटा, बस बच्चे, मुझे एक दूसरे टॉपिक को शिफ्ट करना है। मैं आपको 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट लूंगा आपसे और मैं आपके दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। क्या ये आपको दिख रहा है अब? दिख रहा है बच्चे? yes sir. ठीक है, यस। ये एक टॉपिक हमारा थ्योरी में रह रहा है, तो मैं इसको भी 10 मिनट लूंगा। कुछ पॉइंट्स इस साथ साथ में आपके रेक्टिफिकेशन के साथ इसको भी क्लियर करता चलता हूँ। वो रेक्टिफिकेशन आज के लिए इतना ही था। मैं चाहूंगा कि आप अपने इलस्ट्रेशंस निकालिएगा अपनी बुक से और उसको सॉल्व कीजिए। कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपको।
और फिर हम लोग 1-2 दिन तक अभी और करेंगे रेक्टिफिकेशन और प्रैक्टिस करेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन पे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चलिए जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। और कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक है छोटा सा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। देखिए बेटा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो अकाउंटिंग अजम्पशंस है जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखते हैं, और इवन आपने रखा है ख्याल, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है। आप अभी तक जो भी अकाउंटिंग आप करते हुए आ रहे थे उसमें इन सब बातों का ख्याल रख रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि भाई कोई ऐसा रूल रेगुलेशन भी था। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात बताओ चेतना, आप मुझे बताइए कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम तो अकाउंटेंट है भाई, हमें तो किसी ने बोला कि भैया स्टॉक है, ये स्टॉक को आप लिख दीजिए, और स्टॉक आपसे बोले जाए कि स्टॉक को रिकॉर्ड करना है तो आप करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे या करंट एसेट्स में करेंगे या नॉन करंट एसेट्स में करेंगे? करंट में से। करंट में। बेटा क्यों करेंगे करंट में? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये स्टॉक को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अगर आप करंट में करेंगे तो क्यों करेंगे, और नॉन करंट में करेंगे तो क्यों करेंगे? इसी तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फर्नीचर को आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कहाँ करेंगे, तो आपका जवाब होगा नॉन करंट एसेट्स में करेंगे। और आप नॉन करंट एसेट्स में इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि फर्नीचर जो है वो लॉन्ग टर्म है, उसको बेचने के मकसद से नहीं, उसको इस्तेमाल करने के मकसद से खरीदा गया है और 1 साल से ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये सोचने पे किसने मजबूर किया? क्या मालिक ने आपको ये बताया, ऑनर ने बिजनेस के ये बताया, क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा गया था कि बिजनेस ना 10 साल चलेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस 2 महीने बाद बंद हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस किसी मिस हैपनिंग सिचुएशन की वजह से बंद हो गया। ये भी हो सकता है कि फर्नीचर 2 ही दिन में चोरी भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि फर्नीचर में आग लग जाए। लेकिन आप इन सब चीजों को नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं बस बिजनेस लंबा टाइम तक चलेगा भाई, इसको लॉन्ग टर्म यूज होगा, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है। सही बात है ना? बोलिए बच्चे। यस सर। हाँ, तो ऐसा किसने बोला? ऐसा अकाउंटिंग अजम्पशन ने बोला। अकाउंटिंग अजम्पशन ये कहता है कि जब भी आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, उसमें पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग का मतलब है चलते रहना, कंसर्न का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये सोच के कीजिए कि बिजनेस जो है चलता रहेगा, कभी आपको ये नहीं सोचना कि ये तो बंद हो जाएगा। कि आपको कोई बोले कि भाई आपने ना रेंट दिया, तो आपने बोला सर एडवांस रेंट है, तो ये एसेट्स में आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इतने सवाल नहीं पूछने। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, बिजनेस चलता जाएगा और बिजनेस बंद नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूअस चलेगा, तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि करंट एसेट्स कौन सा है और नॉन करंट अकाउंट्स है। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं जी बिजनेस 3 दिन में बाद बंद हो जाना है, तो आप तो करंट नॉन करंट क्या बात कहेंगे, आप तो सबका सब करंट हो गया। तो गोइंग कंसर्न ने ये बात कही थी कि गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रखना है अकाउंटिंग करने के दौरान कि बिजनेस जो है, आपको ये अज्यूम करके चलना है कि इट इज अज्यूम दैट ऑल द बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल पीरियड। ये फोर्सिएबल पीरियड तक ये चलता जाएगा और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को क्लोज करेंगे, इसके ऑपरेशंस को हम बंद करेंगे, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। आपको ये सोचकर ही अकाउंटिंग करना है, ये अज्यूम करके ही आपको अकाउंटिंग करना है। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो सारे पैसे उस पर खर्च किए गए जो कि फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट एसेट्स है या रेंट है, सैलरी है, वेजेस, इस पे जो खर्च किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये जब तक आप ये सोचेंगे नहीं तो ऑब्वियस बात नहीं होगा। हमने तो आपको करंट नॉन करंट एसेट्स बता दिया था, लेकिन ये बात कहां से निकल के आई कि ये करंट और नॉन करंट होगा? पहले तो ये मानना पड़ेगा कि बिजनेस चलेगा भी। क्लियर है बेटा? तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमारे पास 3 है। ये 3 बातों को दिमाग में रख के ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है। पहली बात कि बिजनेस चलता ही जाएगा। दूसरी बात, जो भी बिजनेस में जो रूल रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे वो कंसिस्टेंट आपको फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने डेप्रिसिएशन का एक मेथड फॉलो कर दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड आपको 1 साल करना है,
तो नेक्स्ट ईयर भी करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी करना है। ठीक है जी। ऐसा करने का फायदा ये है कि आपको हर साल के जब मेथड आप चेंज कर देंगे तो हर साल का प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस का तरीका चेंज हो जाएगा, तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन वहां होता है जब का सारा डाटा एक जैसा ही बनाया गया हो। तो इसलिए बोला जाता है सॉरी कि जब भी कोई प्रिंसिपल जब भी कोई मेथड को आप एक बार उसको एक्सेप्ट कर लें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड, अगर किसी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को आप सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, WDV, जो भी मेथड आप एक्सेप्ट करते हैं उसे आप अडॉप्ट करते हैं, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, उसको हर साल आप अप्लाई करेंगे। तो आपको याद है जब हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बना रहे थे तो हमने एक साल डेप्रिसिएशन यूज किया और अगले साल भी वही किया, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया। हमने ये नहीं बोला कि सर क्या चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हम मान के चलते हैं जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो बिजनेस में डेप्रिसिएशन हमेशा एक ही मेथड से फॉलो होगा, क्योंकि ये हमारी अजम्पशंस है कि किसी भी रूल्स रेगुलेशन को आप अगर एक बार एक्सेप्ट करते हैं तो उसे नेक्स्ट ईयर भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है कि हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रीवियस डाटा से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात रखूं कि मान लीजिए मैंने चेतना को बोला कि भाई चेतना बेटा लास्ट ईयर आप कितना घंटे पढ़ रही थी, तो इन्होंने बोला सर मैं ना 10 घंटे पढ़ती थी और मेरे मार्क्स 70% आए। तो मैंने बोला ठीक है इस बार मार्क्स कितने आए, इन्होंने बोला कि जी इस बार मार्क्स ना मेरे 90 आए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट पहले से इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है? आप ये बता सकते हैं? 70 से 90 पहुंच गए। यस सर हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, पहले आप भाई 7 आवर्स पढ़ रहे थे और अब जाके आप 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना सर। ये कोई कंपैरिजन थोड़ी ना, दोनों का बेस सेम होगा तब तो कंपैरिजन का मजा भी है। क्लियर है? तो हम पिछले साल की जो डाटा है इस साल के डाटा को कंपेयर तो तब करेंगे जब एक्सपेंसेस लिखने का तरीका एक होगा, उसको परफॉर्म करने का तरीका एक होगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। आपने पिछले साल WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लिख दिया, इस बार स्ट्रेट लाइन मेथड से लिख दिया, दोनों के डेप्रिसिएशन अलग आ रहे हैं और दोनों तक का तरीका अलग है। तो आप चेक कर रहे हो कि भाई सब इस साल तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, इस साल तो प्रॉफिट कम हो गया, ये तो मैनेजर की कमी, मैनेजर की नहीं आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की कमी है। तो हमें 3 चीजें बोली गई हैं। पहली चीज ये बोली गई कि जब भी आप अकाउंटिंग करें ये सोच के करेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूअस चलता जाएगा, नियर फ्यूचर में बिजनेस क्लोज होने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात आपको जो सोचनी है वो ये सोचनी है कि जो भी आपने एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक बार सिलेक्ट कर लिया, तो उस जिसको आपने सिलेक्ट करा है उसको आपने अडॉप्ट करा, उसको यूज करा, तो एक बार क्या आपने नेक्स्ट ईयर ईयर आफ्टर ईयर उसी को आपको यूज करना है। तीसरा जो आपके सामने आता है बेटा वो होता है वो होता है एक्रूअल अजम्पशन। ये हम लोग जानते हैं। एक्रूअल अजम्पशन आपको पता होगा, जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रेडिट सेल करते तो आपने कभी पूछा नहीं कि सर आप कौन सा अकाउंटिंग यूज कर रहे हो, कैश बेसिस अकाउंटिंग या एक्रूअल बेसिस। आप तो हमेशा उसको लिख देते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि भाई हमने किसी को क्रेडिट सेल किया तो हमने उसे लिखते हैं कि राम को क्रेडिट सेल करेंगे तो हम लिखेंगे राम टू सेल्स। तो आपने राम को डेबिट क्यों किया? मैंने थोड़ी ना बोला था बेटा, ये एक्रूअल अजम्पशन ने बोला है कि आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये सोच के ही करेंगे कि जब कोई ट्रांजैक्शन होगा उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करना है कि जब सेटलमेंट होगा। यानी कैश बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा होता था कि सेटलमेंट होगा तब हम लिखेंगे। तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको ये मान के चलना है कि हम कौन सी वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है? ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स में एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, जब ये होगा, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। और रेवेन्यू को आपको उस वक्त लिख देना है जब आप जैसे सेल करते हैं या किसी को सर्विस देते हैं, उसी वक्त लिखना है। जब कैश मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको आपने ध्यान नहीं देना है, इट इज इमटेरियल, उसको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस को आपको उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है जब उस ईयर में होगा उस रेवेन्यू के लिए। आपने ये नहीं सोचना है कि इसकी मैंने पेमेंट करी है, इसकी पेमेंट नहीं करी है। तो ओवरऑल इन सारी बातों का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि भैया आप अकाउंटिंग करते वक्त अपने आप को ये मान के चले कि हमें एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करनी है। सही बोल रहा हूं ना मैं बेटा? क्लियर है? यस Yes, sir.
तो कितने अजम्पशंस हैं बेटा हमारे पास? 3। अकाउंटिंग करने के लिए 3 अजम्पशन लेके ही स्टार्ट करना है अकाउंटिंग। और अब तक हमने किया, मैंने ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि आपको समझ में नहीं आती। अब आपने एंट्री कर रखी है, आपने सारे अकाउंट्स बना रखे हैं, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई हमने करते वक्त ये बातें मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आपका एक माइंडसेट बना हुआ था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उसको लिखेंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई कैश बेसिस अकाउंटिंग भी होता है, कि सर इसने तो पैसे नहीं दिए, नहीं लिखूं क्या? ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि सर स्ट्रेट लाइन इस साल है तो अगले साल कुछ और करना है क्या सर? हम मानते हैं कि इस बार है तो अगले बार भी होगा। उसके बाद हमने ये भी सोचा कि भाई जो फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट, तो हमने समझ लिया ये यूज करने वाली चीजें हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हैं, यानी बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा, हमने ये भी सोच रखा है। तो ये तीनों चीजें अजम्पशंस में आती हैं। कोई प्रॉब्लम इस बात से आपको समझने में तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है सर। क्लियर है। अब आइए बेटा, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने, ठीक है जी। 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने। तो इस 11 में से कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल आप देख लीजिए। पहला है बेटा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये आप यूज करते हुए आए हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये भी आपने यूज कर रखा है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इसको भी आपने यूज कर रखा है। तो मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाता हूं और मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा, तो आपको समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। एक बात बताइए, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आता है बेटा, और आप दूसरे अकाउंट का क्या नाम लिखते थे बताइए तो जरा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में एक अकाउंट है कैश का, दूसरा अकाउंट कौन सा है बच्चे? कैपिटल। कैपिटल। तो कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं हम लोग? एसेट्स। ना, कैपिटल एसेट्स में नहीं आता, लायबिलिटीज। वो सर लायबिलिटी सर। साइड आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में बिजनेसमैन अगर पैसा लगा रहा है तो आप उस बिजनेसमैन के पैसे को आप लायबिलिटी मान लीजिए, और जब आप वो बिजनेसमैन अपना पैसा विड्रॉ करेगा तो आप उसके कैपिटल को भी माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते थे? हम इसीलिए तो करते थे कि बिजनेसमैन को हम सेपरेट समझते हैं। हम समझते हैं उसने हमें पैसा दिया है तो ये हमारी लायबिलिटी है, उसने हमसे पैसे ले लिए तो हमने अपनी लायबिलिटी को कम कर दी। तो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने हमें यही सिखाया कि जब भी आप किसी भी बिजनेसमैन को अकाउंटिंग करेंगे तो आप ये सोच के करिएगा कि बिजनेस और एंटिटी, मतलब बिजनेस जो पर्सन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो, और एंटिटी दोनों के दोनों सेपरेट है बेटा, दोनों एक साथ नहीं काम कर रहे हैं। हम दोनों को अलग मानते हैं। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते। हम बिजनेसमैन को एज अ लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। हम मानते हैं कि भैया ये लायबिलिटी है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम बिजनेस के बिहाफ पे सोचते हैं भाई आपने पैसे दिए तो आपको हम लायबिलिटी में लिख लेंगे, आप पैसे निकाल लोगे आपके हिसाब में से काट लेंगे। हम यही करते हुए आए ना अब तक। यस सर। तो बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी हमें यही सिखाता है। वो यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस को हम लोग ओनर से सेपरेट समझते हैं, इसलिए ओनर का रिकॉर्ड अलग रखते हैं हम लोग, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कह रहा था कि भाई देखो ऐसा है, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो ध्यान रखना कि आप बिजनेस को, ओनर्स को अलग अलग मानना। ऐसा किसने कहा बेटा? अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने कहा। तो सर इसको मानेंगे, अच्छा तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि बिजनेस में पैसा आया है, बिजनेस में किसने पैसे दिए तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, नॉट फ्रॉम दैट ऑफ दी ऑनर्स। ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस अकाउंटिंग नहीं करनी है। ऑनर को आपको सेपरेट मान के चलना है बिजनेस से। ऑनर को आप क्रेडिटर मान सकते हो, लायबिलिटी मान के चलिए आप, ठीक है। और जितना भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे आप क्या मानेंगे? कैपिटल। अगर उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए हैं तो उसके कैपिटल को हम डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। दूसरी बात, आपको पता है कि ट्रांजेक्शन को हम लोग किस में मेजर करते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो किस में मेजर करते हैं बेटा? मनी में। कभी ऐसा होता है कि कोई केजी में है तो केजी में लिख देते हैं, कोई फीट में है तो फीट में लिखते हैं, कोई एरिया वाइज लिखते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पहले मनी में।
तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने कहा कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शंस को पहले मनी में मेजर करेंगे, जब तक वो मनी में मेजर नहीं होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और मनी ही सभी चीजों के लिए कॉमन है बेटा, रिपोर्टिंग के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है मनी। जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे सैलरी को, वेजेस को, रेंट को, कैपिटल को, हर चीज को मनी में करेंगे, किसी चीज को किसी क्वालिटी बेसिस पे नहीं करके दिखाना है। तो ये मनी मेजरमेंट ने करा, और यही तो हम करते हुए आ रहे थे आज तक, हमने कुछ अलग थोड़ी ना करा। तो ये प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई। उसके बाद एक प्रिंसिपल होता है बेटा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इन्होंने बोला देखियो भाई, आपने एक अजम्पशन माना था कि बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, लेकिन कंटिन्यू चलेगा ऐसे 10 साल चलेगा तो 10 साल के बाद प्रॉफिट लॉस मत निकालना। आप इस बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए, 6 महीने का, कोई साल भर का। तो जैसा भी बिजनेस आपका चलता जाएगा हम ये मानते हैं, लेकिन बिजनेस के पीरियड्स को, जो टाइम ड्यूरेशन है उसको छोटा कर दीजिए, और छोटा करने के बाद आप उसके हर साल आप उसके प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट कीजिए, जिससे आप ये मेजर कर सके कि बिजनेस हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने कहा कि जो भी लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको आप क्या करेंगे बेटा, लाइफ ऑफ एंटरप्राइजेस इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड्स। जैसे हम एक एक साल का हिसाब बनाते हैं ना, क्यों बना रहे हैं हम एक एक साल का हिसाब, क्योंकि बिजनेस तो 10 साल 50 साल चलेगा। हम एक साल ये बना रहे हैं कि हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जो हमने काम किया वो कैसा है, कंपैरिजन के लिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका एडमिशन नर्सरी में हुआ, तो गार्जियन ने नर्सरी में एडमिशन इसलिए तो करा है कि सालों पढ़ेंगे। अब एक रूल बन जाए कि जब पढ़ेगा ना, आज एडमिशन हुआ है, जब वो फाइनल करेगा ना 18 साल के बाद, तब हम रिजल्ट देंगे इसका। तो बताओ क्या वो बच्चा इंप्रूव कर पाएगा बेटा, बोलिए। नो सर। नहीं कर पाएगा। सर नहीं अब किसी का नर्सरी में एडमिशन करवाया आपने, उसे बोला कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होगी, तो ग्रेजुएशन में देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आया है, तो ऐसे वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो हमारे क्या किया गया, हमारी जो लाइफ जितने भी है ना पढ़ने वाली, 15 साल 18 साल उसको तोड़ दिए गए, हमारे सेमेस्टर में तोड़ दिए गए, हाफ ईयरली एग्जाम में तोड़े गए, जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ने भी यही कहा कि आपकी लाइफ ऑफ जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो है वो गोइंग कंसर्न है, वो चलता ही जाएगा, तो उसको आप तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए। अब आप इसको 12 महीने का करिए, 6 महीने करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको तोड़िए जिससे आपको कंपैरिजन हो, आप अच्छे डिसीजन वगैरह ले पाए। समझ में आ रही बात, बोलिए बेटा। यस यस सर। सर। ठीक है जी, तो यहां तक मैंने आपको बताया। अब इसमें मैं वापस आता हूं थोड़ा सा। ये देखिए 3 अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़े। गोइंग कंसर्न अजम्पशंस चेतना क्या बताता है बेटा, बस एक वन वर्ड में बता दो कि ये क्या कहता है। ये चलिए चेतना मैं बोलता हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये कहता है कि बिजनेस को चलते जाना चाहिए, ये सोच के ही अकाउंटिंग करिएगा। सर गोइंग कंसर्न है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन हो, सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना। सर इकोनॉमिक। इनमें से कौन सा अजम्पशन ऐसा है जो ये कहता है कि एक बार अगर किसी भी मेथड को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे, ऐसा कौन सा है। सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, हमने यहां तक पढ़ा है वैसे तो अभी तक 3, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। सर अकाउंटिंग एंटिटी। वेरी गुड। इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो मनी के, जब तक मनी में मेजर ना हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। सर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कह रहा है कि लाइफ ऑफ जो अकाउंटिंग है, लाइफ ऑफ जो बिजनेस है उसको ब्रॉक कर दे छोटे छोटे पार्ट्स में और उसके बाद अकाउंटिंग करें आप। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेक्टिफिकेशन कम से कम वो पढ़ेंगे, और टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। कहीं पे कोई डाउट वगैरह आता है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको करिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है बेटा। चलिए ओके सर। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय।